जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम MP पुलिस की नई वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों अभी नई वैकेंसी MP पुलिस की तो नहीं आई है, लेकिन एक जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग मुझसे MP पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे या पूछ रहे थे, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही MP पुलिस की नई वैकेंसी आएगी आपको हमारे चैनल में अपडेट मिल जाएगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बस वेट करिए, जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो वैकेंसी है ये मध्य पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी नोडल एजेंसी इंदौर है और इसका दूरभाषा क्रमांक वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि जो ये वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों की नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये भर्ती की जा रही है। तो इसके संदर्भ में हम आज आपको बताएंगे कि कुल कितने पद हैं, अंतिम तिथि क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें और इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, वेतन कितनी रहेगी, ट्रेनिंग टाइम कितना रहेगा, पद स्थायी है या अस्थायी है, पद के अनुसार कितनी वैकेंसी है, आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है। तो इसके जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 24/12/2024, मतलब 24 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो 23/1/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इन केस अगर आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप 20/1/2025 से 25/1/2025 तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर आयु सीमा की गणना की बात की जाए तो ये 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट की जाएगी और न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा के अनुसार रहेगी। जो सुरक्षा उपनिरीक्षक एवं सैनिक हेतु आयु है वो अधिकतम 33 वर्ष होगी। बाकी पुरुष अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40 वर्ष, मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि महिला हैं अनारक्षित वर्ग से हैं तो उनके लिए 45 वर्ष, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग जो कि ST SC OBC या दिव्यांगजन है उनके लिए भी 45 साल की है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान एवं जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं उनके लिए भी अधिकतम उम्र 45 साल रहेगी। बाकी जो उम्र है उसमें निम्न प्रकार से छूट दी जाएगी। उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की कि आप आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन केवल MP ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा और जिसकी वेबसाइट है www.mponlinegovernment.in अथवा iforms.mponlinegovernment के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponlinegovernment के पोर्टल में उपलब्ध है। तो ये आप दो माध्यम से आप भर सकते हैं, MP ऑनलाइन के माध्यम से और आई फॉर्म्स के माध्यम से। केवल इन्हीं दो माध्यम से ही आपके आवेदन मान्य होंगे, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल इस बात को नोट करिएगा और MP ऑनलाइन या आई फॉर्म्स के माध्यम से ही आप फॉर्म भरिएगा। दोस्तों अब अगर बात करें आवेदन शुल्क की, तो जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए आवेदन शुल्क रहेगा 1200 रुपये। अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गैर क्रिमिनल दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 600 रुपये। और यह आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए 1200 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये शुल्क रहेगा। अब बात करते हैं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित कौन कौन से दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, तो सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं
मतलब कि 10th की आपको मार्कशीट लगानी पड़ेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कि मूल निवासी आवेदकों के लिए है। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए। आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उपरोक्त अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जो मीटर वाचक हैं उनके लिए। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जहां भी लागू हो। आवेदक का नवीन छाया चित्र, आवेदक का हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ पे जो निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र है ये उन लोगों के लिए है जो जिस फील्ड से रिलेटेड हैं और उसमें उनका जो भी अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, फिर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए हम, अगर आपको अलग से जानकारी चाहिए कि किसके लिए कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आवेदकों का जो चयन होगा वो कैसे होगा। तो इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और कुल 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है तो पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% होंगे। तो ये देखिए, और जो दिव्यांगजन हैं उनका वॉक इन के माध्यम से चयन होगा। तो ये थी फर्स्ट स्टेज की जानकारी, और जैसे ही ये आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं, आपकी सेकंड स्टेज होगी जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो शारीरिक दक्षता चयन हेतु पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, और वो जो सूची आएगी अगर उसमें आप सेलेक्ट हैं तो वो आपको लेके आना पड़ेगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, जो कि लाइन परिचालक के लिए ये है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना होगा खंभे में, और टूल किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, और ऊपरी दोनों उपखंड में निम्नलिखित शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करना आवश्यक है। एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा, मतलब एक ही चांस होगा। और दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी। उम्मीदवार को प्रवीण सूची के अनुसार दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। प्रवीण सूची में सम्मिलित होने के बावजूद दक्षता परीक्षा सफल नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने पहला स्टेज पार कर लिया और दूसरा नहीं किया है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से कोई सूचना कंपनी द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी कंपनी की वेबसाइट पर ही आप अपना जो भी है वो देख सकते हैं, और उसी में आपको मिलेगा कि कब आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये तो हो गया लाइन परिचारक के बारे में। अब हम बात करते हैं सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षण में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो 800 मीटर की दौड़ रहेगी। पुरुष के लिए 3 मिनट, महिला के लिए 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए है। ऐसे हेतु पृथक से कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब नंबर नहीं मिलेगा, आपको बस क्वालिफाई करना है। और आवेदक को शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। और उपरोक्त पद संवर्ग दिव्यांगजन विज्ञप्ति आरक्षित पद के विभिन्न चयनित अभ्यर्थी सरल को प्रारंभिक परीक्षा, मतलब इसमें भी दिव्यांगजनों को छूट रहेगी। दिव्यांगजन जो हैं उनको नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है फिजिकल तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी इनकी फिजिकल की जानकारी। अब चलिए जो शारीरिक मापदंड है उसकी बात करते हैं। तो अगर ऊंचाई की बात की जाए तो पुरुष को न्यूनतम 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए, और महिला की 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। अगर सीने की बात करते हैं तो पुरुष का बिना फुलाए सीमा 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अवश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ ही
आवेदक के घुटने नहीं मिलने चाहिए एवं पैर के पंजे मतलब फ्लैट फुट और नौकनी नहीं होना चाहिए। आवेदक को हकला नहीं होना चाहिए। आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, 6x6 से कम नहीं होना चाहिए। आवेदक को रंगों का भेद करने में सक्षम होना चाहिए। आवेदक का जो वजन है वो उम्र या ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पुलिस विभाग से रिलेटेड जो मैंने फिजिकल का या फिर मेडिकल का वीडियो बनाया था उसमें भी मेरे से लोग पूछते हैं कि मैम वेट कितना होना चाहिए। तो मैंने हरदम आपको बताया है कि वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। तो ये थी इसकी जानकारी। अब चलिए बात कर लेते हैं जो वेतन, अन्य भत्ते, प्रशिक्षण एवं अवधि है और जो बॉन्ड राशि है उसके बारे में। तो अगर मैं इसमें आपको पोस्ट वाइज बताऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले अगर आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाया है कि जो कार्यालय सहायक हैं तो इधर आपका पद दिख रहा है, फिर वेतन का न्यूनतम और लेवल, इसके साथ साथ ही आपका जो प्रोविजनल पीरियड है मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसका। तो देखिए अगर बात करते हैं कार्यालय सहायक की तो 19,500 से 62,500 तक 62,000 तक इनका ग्रेड पे रहेगा और 19,500 इनकी न्यूनतम रहेगी और ये लेवल 4 के रैंक में रहेंगे और इनकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 6 माह का रहेगा। इसके साथ ही लाइन परिचारक की अगर हम बात करें तो इनका भी 6 माह का पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का। इसके साथ साथ सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की अगर हम बात करते हैं तो इनका 22,100 रुपये से 70,000 इनका ग्रेड पे रहेगा और 22,100 रुपये इनका स्टार्टिंग रहेगा। इसके साथ साथ इनको 3 माह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इनकी अगर रैंक की बात करते हैं तो इनका लेवल जो रहेगा वो 5 रहेगा, मतलब लेवल 5 में ये काम करेंगे। इसके साथ साथ ही कनिष्ठ अभियंता हैं तो इनका 32,800 से लेकर के 1,36,000 पेमेंट रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज है। अब प्रशिक्षण अवधि के दौरान कई बार लोग पूछते हैं मेरे से कि प्रशिक्षण टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम पे छुट्टी मिल जाती है कि नहीं। तो इसमें लिखा है प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि अनुसार आकस्मिक अवकाश, वैकल्पिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश का पात्र होगा। यदि एक बार में चिकित्सा अवकाश केवल 3 दिन से अधिक है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश लिया जाता है तो प्रकरण नियोक्ता अधिकारी को भेजा जाएगा। तो इसमें यही चीज़ दिया है कि जो कि बिना प्रशिक्षु अवधि 10 दिवस का होगा, मतलब अधिकतम आपको 10 दिवस का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी इस पोस्ट जो ये वैकेंसी है इससे रिलेटेड। अगर इसमें आपको कोई अलग से जानकारी चाहिए, पोस्ट वाइज जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। तो आशा है दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप इस चीज़ के लिए, इस पोस्ट के लिए या फिर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा और जो भी वैकेंसी आती है आप उनका फॉर्म अप्लाई करते रहिए। हो सकता है ये वैकेंसी आपके लिए हो, ऐसा ही मानिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।